नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और दोस्तों, आज हिंदी की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं समास। ठीक है, हिंदी की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? समास पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था कारक। क्या पढ़ा था दोस्तों? कारक पढ़ा था। ठीक है, देखिए कारक, देखिए काल और कारक दो चीजें हम लोगों ने पढ़ी। और ये किसके अंतर्गत पढ़ी? ये है परिवर्तन की इकाई करने वाले जो तत्व हैं, जो परिवर्तन करने वाली इकाइयां हैं, उसमें हमने पढ़ा काल और कारक। इसमें अभी आपको पढ़ना है लिंग और वचन। क्या क्या लिंग और वचन पढ़ना है, तो इसमें ज्यादातर आपको रटने वाली चीजें मिलने वाली हैं। ठीक है, तो इनको भी किसी क्लास में कंप्लीट करा दिया जाएगा जल्दी ही। तो आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं समास। ठीक है, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? समास पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से आप लोग समझिएगा, यहां से आपकी परीक्षाओं में प्रश्न जरूर से जरूर बनते हैं। तो बेसिक से पढ़ते हुए आराम से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जितने भी हमारे साथी जुड़ चुके हैं वो एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों को, ताकि उन्हें भी अच्छी चीजें मिल सके। देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले समास, और समास में क्या है, समास क्यों पढ़ने वाले हैं ये पहले देख लीजिए। देखिए हमने बताया था कि जो शब्द रचना की इकाइयां हैं, क्या है, शब्द संरचना की जो इकाइयां हैं, देखिए शब्द संरचना मतलब शब्द के निर्माण की इकाइयां जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं। शब्द संरचना की इकाई कितनी इकाइयां होती हैं ये आप समझिएगा। तो कितनी इकाइयां होती हैं ये ध्यान से देखिए। चलिए, इकाइयां जो होती हैं दोस्तों वो होती है ना चार। कितनी होती हैं? चार इकाइयां होती हैं। अब इसमें चार में कौन कौन सी होती हैं ये समझिए। क्या हो रहा है? चलिए, चार इकाइयां होती हैं, कौन कौन सी होती हैं ये आप समझिए। उसमें होती है आपकी पहली इकाई है संधि, दूसरी इकाई है समास, ठीक है, उसके बाद आता है उपसर्ग, और है दोस्तों प्रत्यय। क्या है? प्रत्यय है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, संधि है, समास है, उपसर्ग है और प्रत्यय है। इन सभी से क्या होता है? नए शब्द बनते हैं। क्या होता है? नए शब्द बनते हैं। यही शब्द संरचना की क्या है? इकाइयां हैं। ठीक है, एक और आपको मिलता होगा संयोग। क्या मिलता है? संयोग, जिसमें ना तो संधि ना तो समास, वो सीधे जुड़ जाते हैं, तो वो संयोग होता है। ठीक है, तो हमें जो पढ़ना है वो संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। संधि के बारे में हम लोगों ने बड़े अच्छे से पढ़ लिया है। क्या किया है? बड़े अच्छे से पढ़ लिया है। यहीं पर एक चीज और समझ लीजिए। देखिए आपने जब संधि पढ़ा तो वहां पर क्या पढ़ा कि दो वर्णों के मेल से, क्या है, दो वर्णों के मेल से संधि बनी। क्या हुआ? दो वर्ण जब जुड़े तब वो प्रक्रिया संधि हुई। अब यहां पर क्या होता है दोस्तों कि यहां शब्दों का मेल होता है। क्या होता है? शब्द नजदीक आते हैं, मतलब शब्दों का मेल हम कह सकते हैं। ठीक है, शब्द आपस में जुड़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर वर्ड और समास में क्या होता है? शब्द जुड़ते हैं। ठीक, जैसे दो शब्द दिए हैं, एक वाक्य टाइप का दिया है, वाक्यांश है, और उसमें से बीच से जो शब्द हैं उनको गायब करके किनारे किनारे वाले शब्दों को जोड़ दिया जाता है। तो ये क्या होता है? समास। ये प्रक्रिया आपकी समास हो जाती है। ठीक है, तो उपसर्ग प्रत्यय भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समास। ठीक है, तो आपने देखा शब्द संरचना की इकाइयों में समास सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए समास में क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है ये समझिए आप। सबसे पहले हम लोग समास में क्या पढ़ेंगे? चलिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि समास का विच्छेद क्या होता है। उसको जब आप तोड़ेंगे तो क्या होता है? देखिए समास जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या है? एक है सम और ये है आस। ठीक है, समास इन्हीं दोनों के मेल से बनता है। सम का मतलब होता है दोस्तों कि पास या समीप, और आस का मतलब होता है बैठना। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं कि सम का अर्थ होता है पास या समीप। ठीक है, बराबर भी एक अर्थ होता है, लेकिन इस वाले सम का अर्थ होगा पास या समीप, और यहां पर क्या होता है? आस का मतलब बैठना। ठीक, अब दोस्तों यदि मैं समास के शाब्दिक अर्थ की बात करूं तो इसका अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। क्या? संक्षिप्तीकरण मतलब इसमें क्या किया जाता है कि दो चार शब्द जो होते हैं उनको संक्षिप्त करके एक ही बना दिया जाता है। कैसे ये समझिए आप। जैसे देखिए मैंने कहा कि जैसे आप समझ लीजिए है पाठशाला।
क्या है? पाठशाला। देखिए यहां दिख नहीं रहा होगा, इधर देखिए, पाठशाला। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या होता है? पाठ के लिए शाला या पढ़ने के लिए शाला। क्या है? पढ़ने के लिए शाला। ठीक है, मतलब पढ़ने के लिए घर या पढ़ने के लिए शाला, पढ़ने के लिए शाला। ठीक है, पढ़ने के लिए शाला। अब यहां पर क्या हुआ दोस्तों, पढ़ने के लिए शाला का मतलब क्या है? ये अगर मैं आपसे कहूं कि ये शब्द है पढ़ने के लिए शाला, ठीक है, अब अगर इसको आप एक शब्द में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पाठशाला हो जाएगा। बीच का जो ये शब्द है के लिए, जिसे आप कहते हैं विभक्ति चिन्ह, ठीक है, ये गायब हो जाता है। क्या होता है? लुप्त हो जाता है। और दोस्तों ये जो आपको शब्द मिलता है ना, ये शब्द नहीं है समास, ये समास नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये समास नहीं है, बल्कि ये जो प्रक्रिया आपने अपनाई है वो समास है। क्या है? जो आपने प्रक्रिया अपनाई है उसे क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। ठीक है, समझ गए आप? और समास का अर्थ क्या है? संक्षिप्तीकरण। इसका जब आप समास शब्द को आप तोड़ेंगे तो सम धन आस बनेगा। सम का अर्थ होता है पास या समीप, और आस का अर्थ होता है बैठना। ठीक है, आप समझ गए? अच्छे से आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब जब भी आपको समास की परिभाषा पूछे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा परिभाषा की? देखिए, जब दो या दो से अधिक पद होते हैं और उनके बीच के जो पदों को गायब कर दिया जाता है, लुप्त कर दिया जाता है और अन्य पदों को जोड़ दिया जाता है, तो क्या होता है? वही समास होता है। आपको परिभाषा क्या मिलती है कि देखिए ये पद थे, इनके बीच के पद को आपने लुप्त कर दिया और ये वाले पद आपने जोड़ दिया। ठीक है, मतलब जो विभक्ति या योजक पद थे उनको आपने लुप्त कर दिया, और उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जो बाद वाले पद थे इनको आपने पास पास लिख दिया, और जब आपने पास पास लिख दिया तो यही क्या हो गए? समास हो गए। ठीक है, तो आपको परिभाषा क्या मिलती है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उस प्रक्रिया को समास कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो मैं यहां परिभाषा लिख नहीं रहा हूं, आपको बता दे रहा हूं कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से समास बनता है। ठीक है, तो ये समास की प्रक्रिया होती है, इसे प्रक्रिया कहते हैं, सामासिक। देखिए, और जो पद बनता है, जो शब्द बनेगा वो क्या होगा, उसके बारे में भी अभी हम लोग देखने वाले हैं। आइए अब देखें समास का विलोम, ये बार बार पूछता है और लोग गलत भी कर देते हैं। समास का विलोम, ठीक है, परिभाषा आपने समझ ली। क्या है कि दो शब्दों से के मेल से एक नया शब्द बन जाता है, तो ये प्रक्रिया जो होती है वो समास हो जाती है। तो ये परिभाषा तो आपसे बड़ी मुश्किल से पूछेगा या नहीं पूछता है। ठीक, समास का विलोम क्या होता है दोस्तों, ये समझिए। तो समास का विलोम आप लोग बताते रहिए कमेंट बॉक्स में कि क्या होता है। ठीक है, आपके सामने मैं ऑप्शंस रख देता हूं कि विग्रह, विच्छेद, ठीक है, और व्यास। तीनों शब्द हमेशा कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, हमेशा कंफ्यूजन पैदा करते हैं, तो इनको आप समझ लीजिए क्या होता है। देखिए, विग्रह और विच्छेद, देखिए ये विच्छेद जो है ना, ये संधि का विलोम होता है, और विग्रह भी क्या होता है? संधि का ही विलोम होता है। यदि इसको लिख दिया जाए समास विग्रह, क्या समास विग्रह लिख दिया जाए, तब ये समास का विलोम होगा, तब क्या होगा? ये समास का विलोम हो जाएगा। लेकिन यदि विग्रह लिखा है तो ये विग्रह और विच्छेद ही होता है, एक ही होता है। अब अगर व्यास केवल लिखा जाए तो ये भी किसका विलोम होता है? समास का विलोम होता है। मतलब यदि हम समास के विलोम की बात करें तो क्या क्या होगा? व्यास होगा या समास विग्रह होगा। क्या? समास विग्रह होगा। तो ये चीज आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो आपके सामने क्या क्या मिला? समास, देखिए संरचना की इकाइयों में क्या देखा आपने? समास का अर्थ देख लिया, विच्छेद आपने उसको अलग अलग करके देख लिया। ठीक है, उसके बाद परिभाषा भी आपने देख ली, और समास का विलोम भी हम लोग समझ गए कि क्या है? व्यास है, और विग्रह, समास विग्रह भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब समास की प्रक्रिया हो जाती है, जैसे मैंने कहा कि अभी आपको परिभाषा मैंने दी थी एक, कि पाठशाला मतलब पढ़ने के लिए शाला। क्या है? पढ़ने के लिए शाला, पाठशाला। ठीक है, तो यहां पर क्या है? ये है आपका पहले, सबसे पहले आपको मिला पढ़ने के लिए शाला। क्या है? शाला। ठीक है, अभी एक में जब इसको मिला दिया गया, क्या करें?
एक में जब हमने मिलाया, बीच के पद को लोप कर दिया, तो बना क्या? ये पाठशाला बना। अब देखिए, ये जो लोप करने की प्रक्रिया थी, ये हो गई आपकी समास। ठीक है, अब लोप होने के बाद ये दोनों जो पद थे ये जुड़ गए। जब जुड़ गए तो ये आपका एक अलग से शब्द बन गया। तो यही जो शब्द बना ना, इसे कहा जाता है सामासिक पद। क्या कहा जाता है? सामासिक पद या समस्त पद। क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि ये समस्त पद है। ठीक है, जैसे समास की परिभाषा में हमने पढ़ा कि दो या दो से अधिक शब्द जब जुड़ जाते हैं, ठीक है, तो वहां शब्द ना कह करके हम पद भी कह सकते हैं। और यहां भी देखिए क्या हुआ, ये है समस्त पद या सामासिक पद। मतलब समास की प्रक्रिया के बाद जो पद बनता है वो क्या होता है? सामासिक पद होता है या समस्त पद कहा जाता है। और ये जो प्रक्रिया होती है वही क्या हो जाती है दोस्तों? ये समास हो जाती है। और यहीं पर देखिए, ये आप समझ गए सामासिक पद या समस्त पद, अलग से अब बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब दोस्तों क्या होता है कि अगर इसी प्रक्रिया को उल्टा कर दें, जैसे ये पाठशाला है और हमने लिखा कि पढ़ने के लिए शाला। क्या? पढ़ने के लिए शाला। अब दोस्तों जब इसी को उल्टा कर दिया हमने, क्या किया? इसी को उल्टा कर दिया, तब क्या हुआ? तब जो ये प्रक्रिया कही गई तो ये समास की उल्टी हो जाएगी। मतलब इसे हम कहेंगे समास विग्रह या समास विग्रह या व्यास। क्या कहेंगे? ये यही तो समास का उल्टा होता है। जब हमने समस्त पद को या सामासिक पद को विग्रह करके लिख दिया तो वो क्या होगा? समास विग्रह कहा जाएगा। ठीक है, तो ये समझिएगा कि अगर मैं पढ़ने के लिए शाला लिख दूं, फिर से जो विभक्ति का लोप किया था हमने उसको फिर से रख दिया, तो वही क्या हो गया? आपका समास विग्रह हो जाएगा। तो ये भी आप समझ गए, समास विग्रह और व्यास भी समझ गए। ठीक है, डन है। ये सारी चीजें एक एक समझते चलिए। अब आगे देखिए, अगला आपका आता है, आप समझ जाइए कि जो कहा जाता है पूर्व पद उत्तर पद, ये क्या होता है। देखिए, शब्द एक आपको, अभी मैंने जो शब्द लेकर चल रहा हूं वही आगे लेकर चलूंगा। जैसे पाठशाला मैंने लिया था, अब ये दो शब्द यहां पर आपको मिले, एक पाठ और एक शाला, यही तो दोनों जुड़े थे। तो जो दोस्तों पहला पद होता है, ठीक है, देखिए ये जो पहला पद होता है इसे प्रथम पद कहते हैं। क्या? प्रथम पद कहा जाता है या इसे पूर्व पद कहा जाता है? पूर्व पद कहा जाता है। ये वाला जो है इसे द्वितीय पद या उत्तर पद, ज्यादातर आपको उत्तर पद ही मिलेगा, या इसे कहते हैं पर पद। क्या? पर पद, द्वितीय पद, उत्तर पद या पर पद, और इसको कहते हैं प्रथम पद या पूर्व पद, जैसे आपने संधि में पढ़ा था। ठीक है, तो अब जैसे ये आपका हो गया, ये आपका हो गया जो पहला वाला पद है ये यहां से, और ये दूसरा वाला ये हो जाएगा। और ये पूरे की अगर बात करें तो ये है आपका समस्त पद। क्या है? समस्त पद या सामासिक पद। इसको तोड़ देंगे तो समास विग्रह हो जाएगा। डन है। इतनी सारी चीजें आपको एकदम अच्छे से समझ लेनी है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, इतना समझने के बाद अब अगर हम बात करें तो अब हम चलेंगे समास के भेद पर। कहां चलेंगे? समास के भेद पर चलेंगे। ठीक है, देखिए छोटी छोटी चीजें हैं, समझते हुए चलिएगा, तभी जाकर के आगे समझ में चीजें आएंगी। ठीक है, बात करें समास के भेद की, तो आप जितने भी साथी हमारे देख रहे हैं इस समय, वो समास के भेद बताना शुरू कर दें कि उन्होंने कितने भेद पढ़ा है समास का। ठीक है, फटाफट से आप लोग उत्तर देना शुरू कर दीजिए कि समास के कितने भेद आपने पढ़े हैं, कितना भेद समास का आप लोगों ने पढ़ा है। फटाफट उत्तर देना शुरू कर दीजिए दोस्तों। चलिए, आप लोगों का उत्तर जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा, आप लोगों का उत्तर जो आ रहा होगा दोस्तों वो आ रहा होगा 6, है ना, क्योंकि आप हिंदी पढ़ रहे हैं। और मैं कहूं कि 4, 5, 6 ये सभी प्रकार होते हैं समास के। 4 भी होते हैं, 5 भी होते हैं, 6 भी होते हैं, लेकिन इनमें अंतर कैसे करेंगे, क्या कहां होता है, ये आपको समझना है। ठीक है, देखिए जब आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से ही पढ़ लीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि बाद में कहीं आपको थोड़ा सा कोई उलझा दे और आप उलझ जाए, तो ये समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए मैंने कहा 4 भी होता है, 5 भी होता है, 6 भी होता है, तो कैसे 4, कैसे 5 और कैसे 6 होता है। ठीक है, तो ये आपको समझना है, कैसे 4, कैसे 5 और कैसे 6 होता है। देखिए इसका आधार होता है कि किन किन आधारों पर बांटा गया है इसे।
ठीक है, तो देखिए जो पहला आधार आपका है ये है पदों की प्रधानता के आधार पर। किस पर? पदों की प्रधानता के आधार पर। ध्यान से समझिएगा, पदों की प्रधानता के आधार पर। अब ये कैसे? आपने अभी देखा कि उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद, ये है पद, ये आपका है पूर्व पद और ये है उत्तर पद, मतलब दूसरा पद, ये प्रथम पद, ये दूसरा पद। ठीक है, अब यहां पर बात हो रही है कि पदों की प्रधानता के आधार पर। तो पदों की प्रधानता के आधार पर जो इनका प्रकार होता है ना, वो 4 होता है। यदि आपसे प्रश्न पूछे अलग से कि पदों की प्रधानता के आधार पर बताइए, ठीक है, तो आप बताएंगे 4। आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर अगर प्रश्न पूछा जाता है तो उत्तर क्या देंगे, 4 दें, 5 दें या 6 दें? तो इसका जो है अभी पूरा निराकरण होने वाला है, बिल्कुल एकदम निश्चिंत रहिए। देखिए, पदों की प्रधानता के आधार पर मैंने बताया 4 प्रकार। कितने? 4 प्रकार बताया। कौन कौन से हैं ये समझ लीजिए। पहला प्रकार है कि जब पूर्व पद, पहले वाला पद प्रधान हो। क्या? पूर्व पद प्रधान। ठीक है, पूर्व पद प्रधान हो। अब आप ये मत सोचिएगा कि सर जी परिभाषाएं बोल बोल कर नहीं लिखा रहे हैं। जब मैं परिभाषाएं आपको बोलता हूं, देखिए समझना ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप समझ जाएंगे तो परिभाषाएं नोट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तमाम किताबें जहां पर आपको परिभाषाएं मिल जाएंगी, लेकिन आपको यहां आकर के हिंदी सीखनी है, रटनी नहीं है, सीखनी है। ठीक है, अब देखिए ये है आपका पूर्व पद प्रधान, पहला प्रकार। दूसरा प्रकार है उत्तर पद प्रधान, उत्तर पद प्रधान। ठीक है, जैसे यहां ये वाला पद जब प्रधान हो जाता है। तीसरा पद है कि दोनों पद प्रधान, या दोनों पद प्रधान को आप क्या कह सकते हैं, उभय पद प्रधान। क्या हो जाएगा? उभय पद प्रधान। ठीक है, और दोस्तों बात करें चौथे की, तो जब दोनों पद प्रधान नहीं होंगे, मतलब उभय पद, उभय पद अप्रधान। ठीक है, उभय पद अप्रधान। जितने लोगों ने समास पढ़ा है उनको तो चीजें समझ में आ ही रही हैं, जितने लोग नए हैं वो भी परेशान ना रहें। जब समास मैं समाप्त कर दूंगा तो आपके मन में एक भी संशय नहीं रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर बात हुई पहला प्रकार की पूर्व पद प्रधान, दूसरा है कि उत्तर पद प्रधान, तीसरा है कि दोनों पद प्रधान हो जाए, और चौथा है कि कोई भी पद इसमें से प्रधान ना रह जाए। 4 प्रकार आपके हो गए। अब इसमें भी देख लीजिए कि पूर्व पद प्रधान में कौन कौन से समास जो आप जानते हैं वो कौन कौन से रखे जाते हैं। तो पूर्व पद प्रधान में होता है आपका अव्ययी भाव। क्या है? अव्ययी भाव समास जो होता है वो पूर्व पद प्रधान के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखिए उत्तर पद प्रधान में आपका क्या क्या आता है दोस्तों, तो इसमें आपका आएगा तत्पुरुष समास। क्या है? तत्पुरुष है। और संस्कृत में आप जानते हैं दोस्तों कि तत्पुरुष के अंतर्गत ही कौन कौन से आते हैं, कर्मधारय भी आते हैं और द्विगु भी आता है। लेकिन हिंदी में आपको अलग अलग पढ़ना है तो मैं यहां पर अलग करके लिख दे रहा हूं। ठीक है, कर्मधारय समास और द्विगु समास ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे, ये आपके उत्तर पद प्रधान के। ये सारी चीजें समझ लीजिए। ठीक है, एग्जामिनर को भी पता है कि लोग रट के बैठे हैं और ये सारी चीजें आपको बहुत मुश्किल से मिलती होंगी। ठीक है, तो इसको एक बार समझे रहेंगे तो परीक्षा में अगर प्रश्न पूछा भी जाता है तो आप सही कर ले जाएंगे। उभय पद प्रधान में क्या है, उभय पद प्रधान में आपका द्वंद्व समास आता है। ठीक है, और उभय पद अप्रधान में कौन सा आएगा, एक ही है इसमें, बहुव्रीहि। ठीक है, बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो आपने देखा कि ये सारे समास को मैंने यहां पर कैटेगराइज करके बता दिया। अब पूर्व पद भी आप जानते हैं, उत्तर पद भी जानते हैं, प्रधान अप्रधान कैसे होता है ये आपको आगे पता चलता रहेगा। ठीक है, तो ये आपने प्रकार यहां पर देख लिया कि अव्ययी भाव समास पूर्व पद प्रधान, तत्पुरुष कर्मधारय और द्विगु की बात होगी तो उत्तर पद प्रधान, और उभय पद में द्वंद्व होता है, और उभय पद अप्रधान में बहुव्रीहि समास होता है। ये दोनों पद अप्रधान क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें एक तीसरा पद कोई अन्य पद प्रधान हो जाता है। कौन? अन्य पद प्रधान हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप समझ गए हैं। डन है, तो 4 प्रकार जो है पदों की प्रधानता के आधार पर आप बताएंगे। अगला देखिए, अब दोस्तों एक और प्रकार आता है कि मूल रूप में। क्या है? दूसरा जो आपका आधार है कि मूल रूप में समास के प्रकार। क्या है? मूल रूप में समास के प्रकार। ठीक, मूल रूप में समास के
प्रकार। अब बात करें कि मूल रूप में क्या है, तो जब भी मूल की बात आती है तो आप क्या समझते हैं, आप तुरंत समझते हैं कि संस्कृत। और जब आप लोग संस्कृत पढ़ भी रहे होंगे तो जब संस्कृत की बात आती है कि संस्कृत में कितने समास होते हैं, तो वहां पर आपका उत्तर होता है 5। मतलब मूल रूप में, मूल भाषा में कितने जो है प्रकार हैं किसके, समास के, तो आप क्या बताएंगे, 5 प्रकार हैं मूल भाषा में या संस्कृत में। जब भी आप पेपर दे रहे होंगे और संस्कृत में, संस्कृत के विषय में आपसे पूछा जाए समास के प्रकार, तो आपका उत्तर 5 होना चाहिए, 4 नहीं होगा, 6 नहीं होगा। ठीक है, अब ये प्रकार कौन कौन से हैं तो इनको भी आप एक बार देख लीजिए। चलिए, यहां पहला जो आपका प्रकार है दोस्तों वो है केवल समास। क्या नाम है इसका, केवल समास। ये आप संस्कृत में ही पढ़ेंगे, हिंदी में आपको नहीं पढ़ना है। दूसरा जो आपका प्रकार होगा, देखिए इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा। आपका जो दूसरा प्रकार है दोस्तों वो है अव्ययी भाव समास। क्या है, अव्ययी भाव समास। देखिए अव्ययी भाव समास। इसके बाद दोस्तों देखिए तीसरा जो प्रकार है आपका, इसको आप समझिएगा, यहीं से आपको समझ लेना है, यह है तत्पुरुष समास। क्या है, तत्पुरुष समास। अब आप कहेंगे कि सर संस्कृत में, ये तो संस्कृत में पढ़ना है तो यहां क्यों बता रहे हैं। देखिए भैया, जब तक आप बेस नहीं जानेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा समझिए, मैं पूरी संस्कृत नहीं पढ़ाने वाला हूं, आपको थोड़ा समझना है यहां पर। अब जो तत्पुरुष समास है ना, ये भी 2 प्रकार में बटा है, तो आपके दिमाग में दोनों प्रकार आने लगे होंगे, लेकिन जो आपके दिमाग में चल रहा है वो यहां पर नहीं है। यहां पर क्या है, एक है समानाधिकरण तत्पुरुष, ठीक है, और दूसरा है व्याधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, व्याधिकरण तत्पुरुष। ठीक, ये दोनों प्रकार हैं किसके, तत्पुरुष के, तत्पुरुष समास के। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसमें भी जो प्रकार आता है वो आप समझिए कि कौन कौन से प्रकार इसमें आते हैं। देखिए समानाधिकरण तत्पुरुष में जो आपका आता है वो है 2 प्रकार। कौन कौन से हैं दोस्तों, एक है आपका कर्मधारय समास, और दूसरा जो आपका है वो है द्विगु समास। कौन है, द्विगु समास है। ठीक है, तो समानाधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत कर्मधारय और द्विगु समास आता है। अब ध्यान दीजिएगा, हिंदी में इसको आप अलग पढ़ेंगे, मतलब हिंदी में कर्मधारय और द्विगु को तत्पुरुष के अलावा अलग से प्रकार माना गया है, लेकिन संस्कृत में आपको इन्हें तत्पुरुष समास के ही अंतर्गत पढ़ना होता है। कर्मधारय और द्विगु समास को ये समानाधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत आप पढ़ते हैं। व्याधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत क्या होता है कि जो आप विभक्तियों वाला पढ़ते हैं ना, वो होता है व्याधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत। इसमें कितना है, इसमें आपने देखा होगा कि 6 प्रकार हिंदी में होता है। कौन कौन सा प्रकार है मैं वो यहां पर लिख दे रहा हूं। देखिए, जो तत्पुरुष के व्याधिकरण में माना गया है, विभक्तियां तो आप 8 जानते हैं, लेकिन कर्ता कारक और संबोधन कारक को यहां पर नहीं माना गया है तत्पुरुष समास में। ठीक है, तो इनमें 6 प्रकार आपके कौन कौन से मिलेंगे। अब कर्ता ने कर्म को, तो आपका हो जाएगा कर्म तत्पुरुष। ठीक है, कर्म तत्पुरुष। उसके बाद है दूसरा है कर्ता ने कर्म को करण, तो करण तत्पुरुष। ठीक है, मैं ता लिख दे रहा हूं तत्पुरुष को, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक से हो गया। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, मतलब तीसरा आपका है संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, ऐसे ही आप चौथा जाएंगे तो अपादान हो जाएगा। ठीक है, अपादान तत्पुरुष। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है आपका अधिकरण। ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष। और उसके बाद आपका आता है, देखिए बीच में यहां पर संबंध पहले आएगा तब अधिकरण आता है ना। देखिए, चलिए इसको हटा लीजिएगा, ये है आपका अधिकरण तत्पुरुष। उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझना है बस। ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष और आपका संबंध तत्पुरुष। तो ये आपके 6 प्रकार हो गए। क्या क्या हो गए, देखिए कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण तत्पुरुष। तो ये आप एकदम अच्छे से इसको याद करके चलेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको एकदम समझ में आनी चाहिए। ठीक, अब जो इनकी विभक्ति होती है उनके नाम से भी इनको जाना जाता है। जैसे कर्म है तो ये द्वितीय विभक्ति है, तो इसको आप द्वितीय तत्पुरुष कह सकते हैं।
इसको तृतीया, चतुर्थी, पंचमी इस तरीके से आप कह सकते हैं। ठीक है, इन सभी का वो भी नाम आपको पढ़ने को मिल जाता होगा। ठीक है, अच्छे से आप समझ गए, डन है। अब देखिए यहां पर ये आपने तत्पुरुष के भेद आपने जान लिए। अब बात करते हैं जो पांचवा प्रकार है वो कौन सा बच रहा है। चौथा प्रकार देखिए, आपने देखा केवल है, अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है। ठीक है, अब आपने यहां पे कर्मधारय भी देख लिया, द्विगु भी देख लिया। अब आपका बचा एक द्वंद्व समास और बचा दोस्तों पांचवा बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास। मतलब आपने देखा कि कितने प्रकार हो गए यहां पर, 5 प्रकार। ये आपका संस्कृत वाला, संस्कृत में आपको 5 ही मिलता होगा। तो यहां पर आपने देखा कि संस्कृत में कर्मधारय और द्विगु समास जो होते हैं वो तत्पुरुष के ही अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये आप समझ गए, अब यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं। अब दोस्तों देखते हैं कि 6 प्रकार कैसे होता है, ये भी आप समझ लीजिए। देखिए, जब आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि अगला जो प्रकार है कि हिंदी में समास के कितने प्रकार होते हैं, क्या हिंदी में समास के प्रकार, जब आप हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं तो वहां पर समास के प्रकार कितने होंगे दोस्तों। तो यहां पर आपको समास के 6 प्रकार मिलेंगे। देखिए, आज हम लोगों ने ज्यादा समय इसमें लगाया, क्यों? क्योंकि बेसिक आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए कौन कौन से हैं, तो आप इन 6 के नाम तो बड़े आराम से गिनवा सकते हैं। देखिए, यहां पर जितना आपने देखा, पीछे आपने जितना देखा, केवल को छोड़ दीजिए, बाकी सभी को अलग अलग, इनको, इनको और इनको अलग अलग करेंगे तो आपको तुरंत मिल जाएगा। कौन कौन सा? देखिए, अव्ययी भाव समास, ठीक है, कर्मधारय समास, ठीक, उसके बाद आपका है द्विगु समास, उसके बाद आपका है तत्पुरुष समास, उसके बाद आपका है द्वंद्व समास और उसके बाद आपका है बहुब्रीहि समास। अब एक चीज और समझिए कि ये कोई ऐसा क्रम नहीं है कि यही क्रम आपको याद करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी को भी किसी भी नंबर पर याद कर सकते हैं, बस आपके 6 होने चाहिए। आपने देखा 6 हो गए यहां पर। तो आपसे यदि प्रश्न, अब कैसे प्रश्न पूछा जाएगा, देखिए, यदि संस्कृत में प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि समास के प्रकार बताइए, तो आप कितना बताएंगे? 5 बताएंगे। यदि पूछा जाता है कि प्रधानता, पदों की प्रधानता के आधार पर, पदों की प्रधानता आपसे पूछी जाए तो आप कितना बताएंगे? तब वहां पर आप बताएंगे 4 प्रकार। और हिंदी में यदि पूछा जाता है तो आप कितना बताएंगे? 6 प्रकार बताएंगे। डन है, बढ़िया से आप एकदम अच्छे से समझ गए। ठीक है, देखिए क्लास लगभग आधे घंटे की हो गई, लेकिन बेसिक आपके दिमाग में एकदम सेट हो गया होगा। ठीक, अब देखिए, जो आपको समास पढ़ना है, अगला समास आपको जो पढ़ना है वो आपको पढ़ना रहेगा, क्या है? अव्ययी भाव समास। पहला समास जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे दोस्तों? अव्ययी भाव समास। देखिए, अव्ययी भाव समास। अब यहां पर आपको वैसे ही समझ में आ रहा होगा कि बात हो रही है अव्यय की। किसकी? अव्यय की। और अव्यय आपने पढ़ लिया है 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिन लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है वो जाकर पढ़ सकते हैं। क्या? अव्ययी भाव समास में अव्यय की जरूरत आपको पड़ेगी। तो अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण होता है, ठीक है, विस्मयादि बोधक होता है, समुच्चय बोधक होता है। इस तरीके से आपके 4 प्रकार हो जाएंगे। ठीक है, देखिए, अब यहां पर जो आपको चारों प्रकार आपको जाकर के पढ़ लेना है, नहीं तो आप कहेंगे कि सर जी अब यहां पर तो हमारे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अव्ययी भाव समास में क्या होता है। देखिए, अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि यहां पर सबसे पहले तो आपको अव्यय मिलेगा, अव्यय का बोध हो रहा है ना इससे, तो अव्ययी भाव समास में आपको अव्यय मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? अव्यय मिलेगा। जो आपको किताबों में परिभाषा क्या मिलती है कि जिस समास में प्रथम पद प्रधान होता है, क्या? प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद जो होता है प्रधान होता है। और मैं बता दूं कि यही प्रथम पद अव्यय भी होता है, और अव्यय के साथ साथ ये उपसर्ग भी हो सकता है। क्या? उपसर्ग भी हो सकता है। मतलब प्रधान होगा, अव्यय होगा या उपसर्ग होगा। ठीक है, तो ये उपसर्ग कुछ होते हैं जो अव्यय बन जाते हैं। ठीक है, तो वही होगा ये। तो आपको क्या क्या मिल सकता है? देखिए, प्रथम पद प्रधान होगा, ये तो आपने देखा पदों की प्रधानता के आधार पर। यहां पर अव्यय की बात हो रही है और उपसर्ग की बात हो रही है।
आप जानते हैं कि उपसर्ग जो होता है ये विकारी शब्दों के साथ जुड़ता है, और विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, विशेषण, और आपका होता है क्रिया। दोस्तों जब भी आप समास पढ़ेंगे तो क्रिया से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो विशेषण है इसको हम लोग कहां पढ़ने वाले हैं? ये आपको मिलेगा कर्मधारय में। कहां मिलेगा? कर्मधारय में मिलेगा। बाकी जो सर्वनाम मिलता है ना, ये आपको किसी समास में नहीं, केवल मिलेगा तो बहुव्रीहि में ही मिलेगा। बचा क्या? संज्ञा। मतलब कि जो ये अव्यय या उपसर्ग जुड़ेगा, ये किसके साथ जुड़ेगा? संज्ञा के साथ ही जुड़ेगा। ध्यान रखिएगा, चीजों को जोड़ जोड़ करके पढ़िए, ठीक है। किसके साथ जुड़ेगा? ये आपका संज्ञा के ही साथ जुड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसकी परिभाषा आपको मैं बता दूं, ये सारी चीजें आप नोट करते रहें, समझते रहें, ठीक है। अब परिभाषा अगर आप समझना चाहें इसकी, तो परिभाषा आपको क्या मिल सकती है दोस्तों? की देखिए जिस समास में, ठीक है, देखिए जिस समास के जो सामासिक पद बनता है, देखिए जिस समास के सामासिक पद में, देखिए हम सामासिक पद की बात कर रहे हैं। सामासिक पद, जिस समास के सामासिक पद का प्रथम पद, जो प्रथम पद होगा, प्रथम पद क्या क्या होगा? अव्यय, उपसर्ग, अव्यय या उपसर्ग हो व प्रधान हो। क्या हो? प्रधान हो। तो वो समास कौन सा होगा? तो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। कौन सा समास कहलाता है? अव्ययी भाव समास कहलाता है, ठीक है। याद रखिएगा, ये आपको समझ के चलना है, ठीक है। डन है। इतनी सारी चीजें आप समझ गए। अव्ययी भाव की आपको परिभाषा मिल गई कि वहां पर अव्यय आपको मिलेगा, ठीक है। अव्यय मिल जाएगा या उपसर्ग भी मिल सकता है, ठीक है। जैसे आपको दिया जाएगा सपरिवार, तो सपरिवार में क्या होता है? ठीक है, सपरिवार में क्या होता है कि सपरिवार के साथ, सपरिवार, स आपका क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। और जैसे उपसर्ग हुआ तो आपने कहा कि हाँ ये अव्यय भी है, बस आपका हो गया काम, तुरंत आपने लगा दिया उत्तर। कौन सा? अव्ययी भाव समास, ठीक, डन है। तो चलिए इतनी सारी चीजें आप समझ गए। अव्यय की आपको, अव्ययी भाव समास की परिभाषा भी आपको मिल गई, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसके कुछ उदाहरण मैं आपको दे देता हूं, उसका समास विग्रह आप लोग करते रहिए फटाफट से। जैसे है आजीवन, क्या है? आजीवन, ठीक है। यथाशक्ति, यही सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। यथाशक्ति है, या जो है, हाँ यथाशक्ति हो गया आपका। उसके बाद है यथार्थ, ठीक है। तमाम आपको शब्द मिलेंगे, क्या? यथाशक्ति है, आजीवन है, यथार्थ है, प्रत्येक है, ठीक है, प्रत्येक है, ये भी है, प्रतिदिन है, बाकायदा है, ठीक है। ये सारे शब्द आपको मिलते हैं। आजन्म है, ठीक है। ये सभी आपको मिलेंगे। कहां मिलेंगे दोस्तों? अव्ययी भाव समास के उदाहरण में आपको मिल जाएंगे। अब इनका जो है आपको विच्छेद करके बताना है, फटाफट विच्छेद करके बताते रहिए, ठीक है। जैसे देखिए भरपेट है, ये भी पूछा जाता है, ठीक। चलिए इतना उदाहरण मैं आपको दे दे रहा हूं। अब देखिए आप लोगों ने इसका विच्छेद किया होगा। आजीवन, ठीक है, आजीवन का आपने क्या विच्छेद किया? आजीवन मतलब जीवन भर, ठीक है। आपने कहा जीवन भर। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, ठीक है। वैसे ही यथार्थ मतलब यथा अर्थ, जैसा कि अर्थ हो, यथार्थ होगा, ठीक है। या अर्थ के अनुसार, यथा अर्थ, अर्थ के अनुसार हो जाएगा, अर्थ के अनुसार। अब प्रत्येक का अर्थ क्या होता है? प्रत्येक का अर्थ होता है हर एक या प्रति एक, ठीक है। प्रतिदिन का होता है हर दिन, या प्रतिदिन मतलब रोज रोज की बात हो रही है। बाकायदा मतलब एकदम कायदे से, क्या है? कायदे से, ठीक है। ये सारी चीजें या कायदे के अनुसार इसे कहिए, क्या है? कायदे, हाँ बाकायदा कायदे के अनुसार इसका विच्छेद है, ठीक। विच्छेद मतलब समास विग्रह की बात मैं कर रहा हूं। आजन्म, ठीक है।
आजन्म का अर्थ क्या होता है दोस्तों कि जन्म से लेकर, क्या है, जन्म से लेकर। याद रखते मतलब ये आपको समझना भी है, ठीक है। भरपेट होता है, भरपेट, देखिए ये प्रश्न आपसे पूछा भी गया है कि भरपेट जो है इसमें क्या जो है कौन सा समास है, ठीक है। देखिए ये होता है पेट भर के, तो ये आपका विग्रह होता है, ये तो सामान्य सा है जो आपको हर जगह मिलता है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ शब्द दे रहा हूं, उसका जो है विग्रह करके आप लोग बताएंगे क्या है। देखिए जैसे होता है विवाहोपरांत, ठीक, क्या है, विवाहोपरांत, ठीक है। अभी देखिए यहां पर आप लोगों ने सब एकदम बड़े आराम से कर लिया, ठीक है। जैसे जीवन भर है, शक्ति के अनुसार, अर्थ के अनुसार, हर एक, ठीक है, ये आपने बड़े आराम से कर लिया। अब यहां कैसे, आजीवन, आ जो है आपका उपसर्ग हो गया, प्रत्यय के रूप में आया। यथा हो गया उपसर्ग हो गया, प्रत्यय माफ कीजिएगा प्रत्यय हो गया, ठीक है। यथा प्रत्यय हो गया यहां भी, ठीक है। प्रति प्रत्यय हो गया, प्रति प्रत्यय हो गया, बा प्रत्यय, आ प्रत्यय, भर जो है आ उपसर्ग प्रत्यय के रूप में आया, भर जो है ये भी क्या है आपका अव्यय के रूप में आया, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि अव्यय के रूप में आया और प्रथम पद प्रधान हो गया। अब यहां आइए, विवाहोपरांत है, ठीक है। और शब्द है मैं आपको बता रहा हूं क्या है, मृत्युपरांत है, ठीक, मृत्युपरांत है। और उसके बाद आपका दोस्तों एक शब्द और मैं दे देता हूं, विवाहेतर, ठीक है। अब देखिए इसका विच्छेद आप लोग क्या करेंगे, विवाहोपरांत मतलब विवाह के उपरांत, विवाह के उपरांत। यहां विवाह के बाद भी आप लोगों का उत्तर आ रहा होगा कि विवाह के बाद भी होता है दोस्तों, लेकिन जब उपरांत सही अर्थ दे रहा हो तो बाद लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मृत्यु उपरांत कहा, मृत्यु के उपरांत, ठीक है। ये आपकी परीक्षा में संभवतः नहीं पूछा जाएगा, विवाह के इतर, लेकिन जान लेना जरूरी है, ठीक है। देखिए यहां पर भी समास अव्ययी भाव ही है, क्या है, अव्ययी भाव ही है, लेकिन यहां पर आपकी परिभाषा के विपरीत थोड़ा सा जाएगा। क्या है कि यहां पर जो अव्यय शब्द हैं वो कौन से हैं, उपरांत है, इतर है, क्या है, उपरांत है, इतर है, और विवाह, मृत्यु, विवाह, ये क्या है, संज्ञा शब्द है। और आपने परिभाषा में क्या पढ़ा था कि जो प्रथम पद होता है ये होता है आपका प्रधान, द्वितीय पद प्रधान या अव्यय होता है, और द्वितीय पद आपका क्या होना चाहिए, संज्ञा होना चाहिए। लेकिन यहां पर दोस्तों थोड़ा सा अंतर है, यहां आपका प्रथम पद संज्ञा हो गया है और द्वितीय पद अव्यय हो गया है। आप कहेंगे ये कैसे, तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए केवल बता दूं कि अव्यय जो होता है इसके भी दो प्रकार होते हैं। कौन कौन सा प्रकार होता है ये आप देखिए, और अभी आप समझ जाएंगे कि ये शब्द अगर आए तो आपको अव्ययी भाव समास लगाना है। देखिए अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव समास, अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव समास, और दूसरा जो प्रकार है दोस्तों वो है नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास, ठीक है। ये आपको केवल जानकारी के लिए बताया गया है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसे रटना है, बस जानकारी के लिए जान लीजिए कि देखिए अव्यय पद पूर्व मतलब पहले अव्यय पद आएगा, तो अभी जो आपने पीछे के उदाहरण पढ़े हैं वो पहले प्रकार में आता है अव्यय पद पूर्व वाले में, ठीक है। लेकिन जब पूछे नाम पद पूर्व की बात आए तो देखिए नाम पद मतलब संज्ञा पद पहले आया है, उसके बाद आपका आया है अव्यय, ठीक है। तो जब नाम पद पूर्व आएगा तो आपकी ये तीनों जो उदाहरण है वो उसमें आ जाएंगे। तो ये आपका क्या है, अव्ययी भाव समास ही है। डन है, ठीक है। अब देखिए अव्ययी भाव समास आज समाप्त कर ले रहे हैं, इसमें कुछ चीजें और हैं, कुछ उदाहरण और आपके आते हैं, जैसे क्या है, दिन दिन, दिन दिन, ठीक है। हाथों हाथ, हाथों हाथ, ठीक है। क्लास थोड़ी लंबी हो रही है तो थोड़ा जल्दी समाप्त करते हैं हम लोग। हाथों हाथ, ठीक है। उसके बाद आपका आता है रातों रात, और बीच में ये चिन्ह लगा होता है, क्या है, ये चिन्ह है आपका योजक चिन्ह। क्या दोस्तों, योजक चिन्ह आप बोलते हैं ना, कुछ लोग आपको ये भी बताते होंगे कि जहां भी योजक चिन्ह आए तुरंत द्वंद्व समास मार दो। तो मेरे भाइयों दिन दिन आया तो बीच में योजक चिन्ह भी लगाए, हाथों हाथ आया तो योजक चिन्ह भी लगाए, मार दीजिए द्वंद्व समास, एक नंबर लेकर
चले जाएंगे। ठीक है, तो समझ कर चलिए, रातों रात, दिनों दिन, जैसे कानों कान, किसी को कानों कान खबर नहीं लगनी चाहिए। पल पल, द्वार द्वार, नगर नगर, ठीक है, द्वार द्वार, नगर नगर। तो ये सारी जो चीजें हैं मेरे भाइयों, इसके बारे में भी जान लीजिए। ये शब्द जहां भी आपको मिलते हैं वो भी अव्ययी भाव समास में ही आते हैं। किस में आते हैं? ये भी अव्ययी भाव में ही आते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, तो ये भी नोट कर लीजिए आप दोस्तों। क्या है कि देखिए, जब किसी संज्ञा या अव्यय पद दोहराया जाता है, देखिए जब संज्ञा पद या अव्यय पद, संज्ञा या अव्यय पद दोहराया जाता है, ठीक है, क्या होता है? दोहराया जाता है, तो वहां भी क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। अब देखिए, दिनों दिन, दिनों दिन का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक दिन। क्या होता है दोस्तों? प्रत्येक दिन। देखिए मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, एक मिनट। दिनों दिन का मतलब क्या हो गया? प्रत्येक दिन या हर दिन, ठीक है, प्रत्येक दिन या हर दिन। हाथों हाथ का क्या होता है दोस्तों? हाथ ही हाथ में, ठीक है, हाथ ही हाथ में, ठीक है। रातों रात मतलब रात ही रात में, क्या है? रात ही रात में। तो ये चीजें आप समझ जाइए। पल पल क्या होता है? मतलब हर पल, प्रत्येक पल, ठीक है। ऐसे ही द्वार द्वार मतलब द्वार से द्वार, एक द्वार से दूसरे द्वार की बात हो गई। नगर नगर, एक नगर से दूसरा नगर। कानों कान मतलब कान ही कान से। तो ये चीजें आप समझ जाइए कि जब इस तरीके से उदाहरण आए तो वो भी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। तो आज आपने देखा अव्ययी भाव समास को आपने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ लिया। देखिए क्या क्या आपने पढ़ा कि जो है प्रथम पद प्रधान होता है। कुछ उदाहरण मैंने आपको बताया जिसमें प्रथम पद नहीं द्वितीय पद प्रधान और अव्यय हुआ, ठीक है। तो प्रथम पद प्रधान होगा तो अव्ययी भाव समास, ठीक है। तो अव्यय उपसर्ग आ सकते हैं, तो ये जुड़ेंगे और किसके साथ? संज्ञा के साथ होते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए क्या था, उदाहरण हमने देखे, तमाम उदाहरण देखे। आप उदाहरण का अभ्यास करते रहिए, समास खत्म होने के बाद इससे संबंधित टेस्ट भी कराया जाएगा। आगे देखिए, आपने देखा कि जो अव्ययी भाव समास का दूसरा भेद था नाम पद पूर्व, मतलब संज्ञा पहले आए फिर अव्यय आए बाद में, उसको भी मैंने आपको बता दिया, जबकि आवश्यकता उतनी थी नहीं यहां पर, ठीक है। फिर आपने देखा कि जो दूसरा एक तरीका है, जैसे दिन दिन है, हाथों हाथ, रातों रात, कानों कान, पल पल, द्वार द्वार, नगर नगर, ये अगर आए तो यहां आप द्वंद्व ना लगाएं मेरे भाइयों। अगर आपने द्वंद्व लगाया तो आपका नंबर कट जाएगा और आप कहेंगे मैंने तो सही कर दिया था लेकिन गलत कैसे हो गया, नंबर कम कैसे हो गए? तो नंबर ऐसे कम हो जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिए, इन सब चीजों को अपने दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए, ठीक है। जितने भी हमारे साथी चैनल पर नए जुड़े हों वो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर, बहुत सारी प्लेलिस्ट वहां पर बनाई गई है, तमाम सब्जेक्ट्स हैं जो चलते हैं इस चैनल पर, तो वो आपको वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और हिंदी को शुरू से पढ़ने के लिए आप हिंदी प्लेलिस्ट पर जाइए वहां पर, और हिंदी की शुरू से लेकर के अब तक की क्लास वहां पर आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे समाज के नेक्स्ट क्लास के साथ। मैं सोच रहा हूं कि आपके हिंदी की क्लास कुछ दिनों के लिए कंटिन्यूअस चला दी जाए ताकि हिंदी समाप्त हो जाए जल्दी, ठीक है, ताकि गर्मी की छुट्टियों में आप लोगों को इसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट पढ़ाए जा सकें, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।